गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क डन, क्या बात है सौरभ, बहुत बढ़िया। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विजय बेटा खुश रहिए। सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। जब तक बाकी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं होमवर्क दे दूं। नेक्स्ट क्लास का हमारा जो सबसे पहला होमवर्क रहेगा वो रहेगा रिवाइज लेक्चर 7 ऑफ आयोनिक। आज की क्लास आपको सबसे पहले रिवाइज करनी रहेगी, क्लियर। उसके बाद आप लेक्चर 5, 6, 7 रिवाइज करेंगे। जिस सीक्वेंस में होमवर्क दिया गया है प्लीज उसी सीक्वेंस में होमवर्क करें, है ना। मेंटेन सीक्वेंस, आपको इसी सीक्वेंस में होमवर्क करना है। मेंटेन सीक्वेंस व्हाइल डूइंग होमवर्क। जब आप होमवर्क कर रहे हैं तो सीक्वेंस को मेंटेन रखेंगे, इसी सीक्वेंस में होमवर्क करना है। रिवाइज लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 ये रहेगा। शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो मैं कहूंगा प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अगर आप बना रहे हैं तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बना रहे हैं तो जरूर करेंगे। उसके बाद होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स 3 एंड 4। मैंने 3 पहले भी दिया था, कुछ सवाल आपसे नहीं बने हो, आज बन जाएंगे। तो बिगिनर बॉक्स 3 एंड 4 भी आपको खत्म करना रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1 अप टू 107। मैंने बहुत सारे सवाल इसमें से पहले दे रखे हैं, तो वो सारे सवाल कॉमन है ऑब्वियसली। तो आपको इसमें कुछ 15-20 सवाल आसपास करने हैं, लेकिन 77, 78, 79 नहीं करने हैं अभी, ठीक है। तो आप 107 तक कर सकते हैं, एक्सेप्ट 77, 78, 79, राइट। ये तो रहेगा आपका होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। मैं आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कुछ करें ना करें, जिस सीक्वेंस में मैंने होमवर्क दिया है बस आप होमवर्क करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, एक सवाल ये होमवर्क दिया था, क्या आप सबने सवाल को कर लिया है? मैंने लास्ट क्लास में बच्चों आप सभी को होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस सवाल को कर लिया होगा। इस सवाल का जो आंसर है वो है 10 की पावर 4 लीटर। कितना है? 10 की पावर 4 लीटर। जिनसे नहीं बना है उनको मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, अपने पास एक सॉल्ट है एक्स वाई, राइट। एक्स वाई सॉल्ट का केएसपी दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -16, है ना। और इस सॉल्ट का जो केएसपी होगा वो क्या होगा? एस स्क्वायर। मैं यहां से सॉल्बिलिटी को निकाल सकता हूं, तो सॉल्बिलिटी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ केएसपी, बोले तो 2 इंटू 10 की पावर -8, क्लियर। ये एस है, मतलब सॉल्बिलिटी है। जो सॉल्बिलिटी होती है उसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है, क्लियर। इसको आप ऐसे फील करो बच्चों, इसका जो फील है वो ये है कि 2 इंटू 10 की पावर -8 मोल एक्स वाई के डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्लियर। यही तो हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल डिसॉल्व होते हैं। लेकिन सवाल हमसे पूछ रहा है, बताओ कितना वॉल्यूम होगा जिसमें 10 मिलीग्राम एक्स वाई के डिसॉल्व हो। अपन ने मोल तो पता कर लिया है, अब इसे हम वेट में बदल लेते हैं। हम सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से बच्चों वेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 50 ग्राम एक्स वाई के डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। हेलो, ये भी तो कह सकते हैं। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 10 की पावर -6 ग्राम। 10 की पावर -6 ग्राम डिसॉल्व होता है 1 लीटर में। लेकिन सवाल हमसे 10 की पावर -6 ग्राम इतने में प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है, 10 मिलीग्राम यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम कितने में प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। तो बच्चों मैं कहूंगा कि 10 की पावर -6 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में, मतलब 1 ग्राम प्रेजेंट होगा 1 अपॉन 10 की पावर -6 लीटर में। मतलब हम कह सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम प्रेजेंट होगा 10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -6 लीटर, बोले तो 10 की पावर 4 लीटर। मतलब ये जो सॉल्ट है इतना स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इमेजिन करो बच्चों, इतना स्पेरिंगली सॉल्युबल है कि मात्र 10 मिलीग्राम घोलने के लिए आपको 10 की पावर 4 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। 10 की पावर 4 लीटर सॉल्यूशन, तब कहीं जाके ये सॉल्युबल होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी, क्लियर। ये था बहुत बढ़िया, वेल डन प्रथम बेटा, बहुत अच्छे। तो ये सवाल था जिसका आंसर है 10 की पावर 4 लीटर। इसी के साथ मैंने आपको एक और सवाल दिया था, जो अगला सवाल था जो होमवर्क में है, शायद वो ये था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस सवाल को भी कर लिए हैं। कितने बच्चों ने इस सवाल को कर लिया है? रेज योर हैंड। जितने बच्चों ने इस सवाल को किया है रेज योर हैंड। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग हैंड आउट को भी रिवाइज करते हैं। जिन लोगों ने कर लिया है प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल को कर लिया है। वेल डन, वेल डन, परफेक्ट। तो अगर आप सबने कर लिया है तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। जो एस आता है वो आता है 3.2 इंटू 10 की पावर -9।
3.2 इंटू 10⁻⁹ कितना आसान था बेटा। हमें PbI2 का KSP दे रखा है, तो अपन ने कहा जो PbI2 है उसका KSP बहुत छोटा है। KSP बहुत छोटा होने का मतलब है, हम समझ गए ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसा है ये? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो PbI2 को अपन ने डिसोसिएट किया। यहाँ PbI2 है, Al लिखा है, Pb है ना, Pb2 प्लस 2i माइनस, राइट। तो Pb2 प्लस की सॉल्युबिलिटी S, तो 2i माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हुई? 2s। Pb2 प्लस की कंसंट्रेशन हमने सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखी, 2i माइनस की कंसंट्रेशन हमने सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखी 2s। यहां से हमने समझ गए कि इसकी सॉल्युबिलिटी s है, सॉरी इसकी कंसंट्रेशन s है, इसकी कंसंट्रेशन 2s है। सवाल में 0.1 मोलर सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, राइट। तो इसके इतने मोलर है तो अपन ये समझ जाएंगे कि जो सोडियम आयोडाइड है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो यहां से इसके मोल आ जाएंगे 0.1। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी हो चुकी है। अब PbI2 से बना Pb2 प्लस 2i माइनस, ये है S, ये है 2s, और जैसे ही आपने सोडियम आयोडाइड मिला दिया तो ये मिल गया Na प्लस i माइनस। कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.1। मतलब जो इसकी टोटल कंसंट्रेशन होगी, आप समझ गए इसमें कॉमन आयन लगेगा। जब कॉमन आयन लगेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, एक बात तो पक्की है, S से बदल जाएगी, S डैश हो जाएगी। मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है उसे आप क्या लिख सकते हो? S डैश, राइट। S डैश 2s डैश। लेकिन जो KSP का एक्सप्रेशन होगा वो तो जैसा पहले था वैसा ही होगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस का होल स्क्वायर। मतलब आपको तो बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, Pb2 प्लस हमें वही तो निकालना है। I माइनस कितना होगा? 2s डैश प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 की तुलना में 2s बहुत छोटा है। कई बार बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि जो s है वो बहुत छोटा है? देखो बेटा, इसकी KSP की वैल्यू बहुत छोटी है। जब KSP की वैल्यू बहुत छोटी है तो स्वाभाविक सी बात है S तो छोटा होगा। हेलो, क्योंकि KSP बहुत छोटा है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत छोटा है। सॉल्युबिलिटी ही छोटा है तो सोचो जब कॉमन आयन लगेगा तो S डैश तो और छोटा होगा। इसी वजह से जो नई सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब आप नेगलेक्ट करके सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपके सामने S की वैल्यू आ जाती है 3.2 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? तो इस प्रकार से दो सवाल थे। आपको क्लास में जितने सवाल कराए जाते हैं उनको प्लीज आप दोबारा किया करिए। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि बेटा प्रेसिपिटेशन तभी होता है जब कभी किसी आयन की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर है उससे ज्यादा हो जाए। मतलब ऐसा समझे कि हमारे सामने AgCl है, राइट। AgCl है तो इक्विलिब्रियम पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन S है, इक्विलिब्रियम पर Cl माइनस कंसंट्रेशन S है। अगर इन दोनों आयन में से किसी भी एक आयन की कंसंट्रेशन S से ज्यादा होगी तभी प्रेसिपिटेशन होता है। जब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, तभी प्रेसिपिटेशन होगा। हमने कहा चाहे ऐसे सोच लो चाहे इसे Q के फॉर्म में सोच लो। मतलब यहाँ पे अपन ने एक नया पैरामीटर बना लिया जिसका नाम रखा QSP, राइट। तो अगर QSP से हमें कंपेयर करना है तो वैसे ही कंपैरिजन होगा जैसा हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में K और Q में करते थे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। इसी में कुछ एक सवाल है, आइए कुछ एक सवाल और कर लेते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। प्रेसिपिटेशन कंसेप्ट पे कुछ सवाल और कर लेते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Mg2+, हमें Mg2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, विल बिगिन टू प्रेसिपिटेट। मतलब प्रेसिपिटेशन होने लगे, जस्ट होने लगे, जस्ट कंडीशन पूछा है और आपको KSP दे रखा है। सबसे पहले कुछ बच्चों को मैं हिंट दे दूं जो प्रोसीड नहीं कर पाते उनके लिए बेटा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो आप आसानी से H+ भी निकाल सकते हो। पल भर के लिए ऐसा मान लो कि सवाल आपसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं पूछ रहा है, ऐसा मान लो सवाल आपसे पल भर के लिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पूछ रहा है, ऐसा मान लो। जैसे ही आप हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में सोचते हो सवाल बहुत आसान हो जाता है। पहले हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लो, फिर उससे H+ आयन निकाल लो। मैंने अभी सवाल को एक्सप्लेन किया, हिंट दिया, सभी अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है,
वेल डन बेटा, बहुत अच्छे। देखिए यार, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले अपने को पीएसपी से हाइड्रोक्साइड आयन को कैलकुलेट करना है। हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन आएगी उससे आप एक्सप्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आप सभी के सामने इस सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो, पल भर के लिए मान लीजिए मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोग ने नहीं किया या जो कर रहे हैं प्लीज लिसन। सवाल हमसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पूछा है। पल भर के लिए हाइड्रोक्साइड आयन मान लेते हैं। सर आपने क्यों मान लिया हाइड्रोक्साइड? क्योंकि मुझे जो सॉल्ट दे रखा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मुझे जैसे ही दिखा तो सबसे पहले मेरे मन में जो ख्याल आया वो हाइड्रोक्साइड आयन का आया, ना कि H प्लस का आया। इसलिए सबसे पहले अपन हाइड्रोक्साइड को कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो H प्लस भी तो आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। जब मैं इसका केएसपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा बच्चों, तो आप सभी देख रहे हैं जब इस सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा तो इसका जब मैं कंसंट्रेशन लिखूंगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्बिलिटी के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? यहां लिखूंगा S, यहां लिखूंगा 2S। ये S क्या है? कंसंट्रेशन। ये 2S क्या है? कंसंट्रेशन। जो मैंने सॉल्बिलिटी के फॉर्म में लिखा है, ये लिखने का एक तरीका है। मैग्नीशियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन है S, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है 2S, तो जो केएसपी होगा बच्चों वो कैसा होगा? S इंटू 2S का होल स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लो, चाहे जैसे मैंने कल आपको ट्रिक से बताया था वैसे कर लो। कैसे? सर केएसपी बराबर 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 3 बोले तो 4S क्यूब। क्लियर? इस प्रकार से अपने सामने केएसपी आ गया। जैसे ही केएसपी का एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें आपको दिख रहा है 4S क्यूब, यहां से सॉल्व करोगे आपको S मिल जाएगा। क्लियर? जैसे ही आपको S मिला वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मिला, और जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मिला वैसे ही H प्लस भी मिल गया। आई होप ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये क्लियर नहीं होगा इसमें करे तो करे क्या। बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आती है यहां से 10 की पावर -5। क्लियर? 0.1 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो सॉल्व करोगे वो कितनी आएगी? 10 की पावर -5। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो वहां से अपन ने H प्लस निकाल लिया। आप सभी जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमेशा KW के बराबर होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये किसके बराबर है? 10 की पावर -14 के। आपको OH माइनस मिल गया, वहां से H प्लस आ जाएगा, और H प्लस कितना आएगा? 10 की पावर -9। हेंस द करेक्ट आंसर इज 10 की पावर -9। ठीक है? ये जो सवाल आपके सामने है इसमें सवाल आपसे पूछ रहा है जस्ट बिगिन टू प्रेसिपिटेट। हमने जो कंसंट्रेशन निकाली है OH माइनस की, ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे जस्ट है। समझो ना, आप लिख रहे हो KSP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का होल स्क्वायर। मतलब इससे जो कंसंट्रेशन निकल रही है ये इक्विलिब्रियम की निकल रही है, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा वैसे ही प्रिसिपिटेशन होगा। मैंने कहा प्रिसिपिटेशन तब होता है जब आयन की कंसंट्रेशन उसकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। मतलब अगर हमने कहा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 है बच्चों, ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पर है। जैसे ही इस कंसंट्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा होगा वैसे ही प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्रिसिपिटेशन होने के लिए फॉर पीपीटी जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है जस्ट ग्रेटर देन, क्या बोल रहा हूं मैं? जस्ट ग्रेटर देन 10 की पावर -5 हो, या ऐसा बोलो फॉर प्रिसिपिटेशन जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो जस्ट ग्रेटर देन 10 की पावर -9 हो, हल्का सा बड़ा, इस प्रकार से प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये सवाल था जिसमें हमने पता किया कि सॉल्बिलिटी से कैसे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से कैसे हमने H प्लस बता दिया। सवाल आपको और कंफ्यूज कर सकता है। सवाल आपसे पूछेगा व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों सुनिएगा, और एक लेवल का सवाल है ना, इसका सेकंड वर्जन क्या हो सकता है? इसी सवाल में आपसे पूछ दे व्हाट विल बी द पीएच, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट विच पीपीटी जस्ट बिगिन। तो आप इन सवालों को कैसे करेंगे आप समझ पाए कि अपने को सोचना क्या है, राइट? तो अगर पीएच पूछा, क्या कहते हैं सर? 9। जैसे ही 9 पीएच आएगा वैसे ही पीपीटी शुरू हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये था आप सबके सामने सवाल। देखते हैं अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बढ़िया सवाल है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट प्रॉब्लम। पूरे 1 मिनट है आपके पास इस सवाल के लिए, पूरे 1 मिनट।
साहिल बेटा अपने एंड पे रिफ्रेश करते रहे, केवल आपकी प्रॉब्लम है, यहां से सब कुछ ओके चल रहा है, किसी बच्चे ने और नहीं लिखा, केवल आपकी प्रॉब्लम है। जब एक साथ कॉमन प्रॉब्लम होती है तो फिर अपन देख लेंगे। अगर आपके एंड पे वॉइस लैग हो रही है उसे प्लीज एक बार रिफ्रेश करो। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है आप सबने सवाल को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, सवाल को कुछ बच्चों ने कहा प्रेसिपिटेशन होगा, कुछ बच्चों ने कहा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया, चलो मैं समझा रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। आपने कर लिया तब भी अच्छी बात है, नहीं किया प्लीज लिसन केयरफुली। सबसे पहले सवाल को समझो। इक्वल वॉल्यूम्स मतलब एक सॉल्यूशन है, एक दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। राइट राइट। पहला जो सॉल्यूशन है उसमें है बेरियम का सॉल्ट Ba3PO4 होल ट्वाइस। राइट, और कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -5 मोलर। दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है, पल भर के लिए जब इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो अपन आसान करने के लिए 1 लीटर मान लेते हैं, चलेगा? चलेगा। दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है बच्चों, उसमें दे रखा है AlCl3 और कंसंट्रेशन है 10 की पावर -4 मोलर। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाते हैं। इमेजिन करो, हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, मिला रहे मतलब इसको भी इसमें मिला रहे हैं, इसको भी इसमें मिला रहे हैं। जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे बच्चों, तो दोनों सॉल्यूशन को मिलाने से एक सॉल्ट बन रहा है जिसका नाम है BaCl2। सर, आपको कैसे पता चला कि सॉल्ट बनेगा? भैया, पहला वाला सॉल्यूशन है आयन है, दूसरा वाला सॉल्यूशन है आयन है। जब आप दोनों को मिलाओगे तो जो सॉल्ट बनेगा BaCl2 बनेगा। सवाल में जिक्र कर दिया तो समझ जाओ, या इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि BaCl2 बनेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि BaCl2 तो बनेगा, लेकिन बनते से प्रेसिपिटेट नहीं होगा। कोई भी सॉल्ट होता है कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा तो हाईली सॉल्युबल होगा, ये सबका अपना अपना नेचर। लेकिन कुछ ना कुछ तो घुलेगा, मतलब जैसे ही सॉल्ट बनेगा तो पहले कुछ घुलेगा। लेकिन अगर मिलाए गए सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन ऑफ Barium 2+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl- जितना इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन भी होगा। हमारा लॉजिक ये है सोचने का, यार कुछ ऐसा करते हैं, इस सॉल्यूशन में कितना Barium 2+ आयन है, कितना Cl- आयन है, उसका कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। हमें पता क्या करना है? आयन की कंसंट्रेशन। क्यों आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है? सर, जब आयन की कंसंट्रेशन पता करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है कि कम। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए कंसंट्रेशन उससे ज्यादा है, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर हमें पता कैसे चलेगा इक्विलिब्रियम पे उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? बेटा, जो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होती है वही तो सॉल्युबिलिटी से लिखी जाती है। जब आप लिखते हो BaCl2 के बीच में इक्विलिब्रियम बनाते हो, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को दर्शाते हो, तो आप यहां लिखते हो Ba2+ + 2Cl-, यहां लिखोगे S, यहां लिखोगे 2S। ये S और 2S क्या है? कंसंट्रेशन। सर, इसमें तो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी के रूप में लिखा है, पर है तो कंसंट्रेशन ना यार। मतलब मुझे तो पता ये करना है कि जो ये आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो S2S से ज्यादा है कि कम है। चाहे ऐसे पता कर लो, चाहे सीधे आयनिक प्रोडक्ट का निकाल के पता कर लो। लेकिन सबसे पहले हमें पता तो यही करना पड़ेगा कि Barium 2+ कितना है, Cl- कितना है। सुनो ध्यान से, इधर लिखा है Ba3PO4 होल ट्वाइस। एक बात तो आपको समझ में आती है, Ba3PO4 होल ट्वाइस जब टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल 3 बैरियम देगा। एक मॉलिक्यूल 3 बैरियम देगा तो एक मोल 3 मोल देगा, तो 10 की पावर -5 मोलर। सर, 3 × 10 की पावर -5 मोल देगा। सर, आपने मोलर से मोल कैसे रिलेट कर दिया? बेटा, 1 लीटर है तो 1 लीटर की जो मोलैरिटी है उसी को मोल मान लो, चलेगा ना यार? चलेगा। 10 की पावर -5 मोल है तो Barium 2+ कितना है? 3 × 10⁻5 मोल। हेलो, यहां कितने मोल आ गए? 3 × 10⁻5 मोल। किसके आ गए? बैरियम के। ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं AlCl3 में Cl के। आप सब देख सकते हैं AlCl3 जब डिसोसिएट होगा तो Al3+ + 3Cl- में टूटेगा। मतलब एक AlCl3 कितने Cl दे रहा है? 3। इसका मतलब 10 की पावर -4 मोल AlCl3 कितने Cl देगा? सर, 3 × 10 की पावर -4 मोल ऑफ Cl। हेलो, जब हम KSP का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब हम QSP का एक्सप्रेशन लिखते हैं,
तो चाहे केएसपी हो चाहे क्यूएसपी हो, उसमें जो हम आयन लिखते हैं वो आयन का मोल नहीं, आयन का कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो अपने को इन दोनों का क्या पता करना होगा बच्चों? कंसंट्रेशन। मोल तो मिल गया, मोल तो मिल गया, लेकिन पता क्या करना है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम 2 प्लस क्या होगा सर? मोल अपॉन वॉल्यूम 2। सर वॉल्यूम 2 कैसे होगा? अरे 1 लीटर इसका मिलाया, 1 लीटर इसका मिलाया तो टोटल 2 लीटर ही तो होगा। सर हमें थोड़ी पता है कि 1 लीटर है भैया, अगर ये V है, अगर ये V है तो 2V ही तो होगा, मतलब V से V कटेगा, नीचे 2 ही तो आएगा। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना होगा बच्चों बताओ? 3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2। ये हमने क्या लिखा? कंसंट्रेशन। किसका लिखा? आयन का। हम निकालने क्या वाले हैं? क्यूएसपी। क्यूएसपी क्यों निकाल रहे हैं? ताकि केएसपी से कंपेयर कर पाए। सॉल्यूशन के अंदर हमें इन दोनों का कंसंट्रेशन मिल गया है। जैसे ही आप क्यूएसपी लिखेंगे, सावधानी से लिखना है, सावधानी से लिखना है। क्यूएसपी क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम 2 प्लस। मैं तो कहूंगा हमेशा इसी रूप में लिखा करो, उससे कंफ्यूजन नहीं होता। बच्चे सीधे वैल्यू पुट करते हैं, अक्सर गलती होती है। कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम 2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन Cl माइनस का होल स्क्वायर। अरे 2 है ना यार, तो पावर 2 आएगा ना। वैल्यू को पुट करो, फिर क्यूएसपी निकालो, और क्यूएसपी को आप केएसपी से कंपेयर करो, और फिर मुझे बताओ प्रिसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, प्रिसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे ही आप क्यूएसपी को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जो क्यूएसपी आता है, क्यूएसपी की वैल्यू आता है 27/8 इंटू 10 की पावर -3, जो कि केएसपी से ज्यादा है, जो कि केएसपी से ज्यादा है। इस केस में जो क्यूएसपी है वो केएसपी से ज्यादा है, और जैसे ही क्यू केएसपी से ज्यादा है, मतलब जैसे ही क्यू के से ज्यादा है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जैसे ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चों, जैसे ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा, इसका मतलब प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेशन अकर। तो इस सवाल का आंसर है प्रिसिपिटेशन होगा। आई होप आप सबको समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, रोहन हो गया है ना, सत्यजीत नहीं, क्या नाम था, नीलेंदु हो गया, सर 2 से डिवाइड क्यों किया? मैं बार बार कहता हूं, जब मैं बोलूं तो सुना करो। क्यों नहीं सुना? ये आपका पनिशमेंट है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आप फिर से वीडियो में देखना बेटा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 2-3 बच्चे एक साथ पूछे सर 2 से डिवाइड क्यों किया? जब मैंने 2 से डिवाइड किया बस तभी आपका लैग हुआ? गलत बात है। नहीं, यू आर नॉट सिंक्रोनाइजिंग विद मी। नहीं नहीं नहीं, मैं बार बार सवाल के पहले कहता हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। नहीं सुनते हैं आप। आखिरी बार बता रहा हूं, अगली बार से मैं ऐसे डाउट नहीं लूंगा बेटा, प्लीज। आखिरी बार बता रहा हूं, लिसन केयरफुली। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है। मुझसे बच्चों ने डाउट पूछा, सर नीचे 2 से डिवाइड क्यों किया? उनकी गलती है, उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। फिर भी एक बार में गलती माफ कर देता हूं, आखिरी बार। क्लियर? सुनना ध्यान से। जैसे ही हमने पहला सॉल्यूशन मिलाया, इसका वॉल्यूम V है, दूसरा सॉल्यूशन मिलाया, वॉल्यूम V है। सवाल में लिखा है इक्वल वॉल्यूम ना, मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। जब दोनों को मिला दोगे तो इसका V, तो इसका टोटल वॉल्यूम 2V नहीं होगा? होगा। आप और सरल बनाने के लिए इसका 1 लीटर मान लो, 1 लीटर मान लो, तो 2 लीटर नहीं होगा? होगा। यहां से बैरियम 2 प्लस आयन के मोल आए, यहां से Cl माइनस के मोल आए, लेकिन जब हम क्यूएसपी लिखते हैं तो मोल नहीं कंसंट्रेशन लिखते हैं। बच्चों मुझे बताना नहीं पड़े, कंसंट्रेशन का मतलब N/V होता है। अरे यार, तो अपने को तो कंसंट्रेशन लिखना है, तो कंसंट्रेशन के लिए तो मोल अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा ना, मोल अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा ना। टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना है? 2, तो इसलिए अपन ने डिवाइड किया और ऐसा आंसर आया। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जो क्यूएसपी है, एक बार सॉल्व कर लेना प्लीज, मतलब मैं वेट नहीं करूंगा, आप सॉल्व करें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्यूएसपी आएगा वो केएसपी से ज्यादा आएगा, तो हम समझ जाएंगे क्यू के से ज्यादा है, मतलब BaCl2 विल गेट प्रेसिपिटेटेड। क्लियर? तो ये तो था सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था। इसके माध्यम से और इन पहले दोनों सवाल के माध्यम से मैंने आपको यही समझाया आखिर प्रेसिपिटेशन कब होता है और कैसे होता है। मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा केस ले रहा हूं, हालांकि नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट, लेकिन फिर भी इसमें यह है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है और नहीं है ऐसा भी नहीं है, मतलब ये बीच में अधर में अटका वाला हाल है। तो मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इसे हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्वेंट। क्या मतलब है बच्चों? अभी तक आपसे मैंने कॉमन आयन इफेक्ट की बात करी। लिसन केयरफुली बच्चों, लिसन केयरफुली। आपके अभी भी जो डाउट हो मुझसे कॉल करके पूछना, ठीक है? आपका ध्यान चाहिए। ये हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, हमने अभी तक क्या पढ़ा मैं वो याद दिला रहा हूं। मान लीजिए एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है,
वो है AgCl बना Ag++ Cl-। इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है। जैसे ही इसमें हम हाईली सॉल्युबल सॉल्ट मिलाते थे तो इससे एक Na+ और Cl- आता था, इसका कंसंट्रेशन C था, तो आप इसे S- बोल के S'+C करते थे और फिर Kc से इक्वेट करके आप S' निकालते थे। अभी तक कॉमन आयन में ऐसा ही करते थे, क्लियर। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं, कुछ ऐसी है। कैसी बच्चों? मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें अपन ने AgCl मिलाया। दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है बच्चों? स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। वहीं पे एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें हमने AgBr मिलाया। क्या मिलाया? AgBr। आपको बता दूं दिस इज आल्सो स्पेरिंगली सॉल्युबल। मजे की बात है, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। दोनों को मिला के हमने एक नया सॉल्यूशन मिलाया, मतलब ये इसमें मिलाया, ये इसमें मिलाया। तो इस कंटेनर में अब Ag+ और Cl- भी है, इस कंटेनर में अब Ag+ और Br- भी है। अगर कोई हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता तो कैसा करते, मैंने आपको वो सिखाया, लेकिन अभी ये दोनों हाईली सॉल्युबल नहीं है। साहब अब क्या करें? इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब यहां पे दो जगह सॉल्युबिलिटी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था बेटा, अगर Ba एक सॉल्ट है तो Ba सॉल्ट के बीच में जो हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये केवल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही लिखते हैं। जो हाईली सॉल्युबल होता है, जो पूरी तरीके से घुल जाता है, उसके लिए ऐसा हम इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं। मतलब एक बार इक्विलिब्रियम यहां पर है, एक बार इक्विलिब्रियम यहां पर है, मतलब दो दो जगह इक्विलिब्रियम है, तो उसे हमने नाम दे दिया साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। सर अब इसे कैसे करें? जो NaCl वाला था वो तो समझ में आया कि सर एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसमें तो दोनों ही बहुत छोटे हैं। मतलब मान लीजिए पहला केस है AgCl, तो ये बना Ag++ Cl-। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी है S1, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी कंसंट्रेशन है S1, कंसंट्रेशन है S1। जैसे ही दूसरा हम लेते हैं सॉल्यूशन दैट इज AgBr, तो उसमें से बच्चों में क्या मिलेगा? Ag++ Br-। मान लेते हैं ये है S2, ये है S2। इस बार S1 S2 दोनों ही बहुत छोटे हैं। सर अब नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते? बिल्कुल अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कॉमन आयन के आने से नाम मात्र का सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगा, जो कि नहीं के बराबर आएगा। इमेजिन करिए S1 बहुत छोटा है, S2 भी बहुत छोटा है, ये वही वाला तो केस हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया। मैंने कहा था वीक में वीक के मिलाने से कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आता, वीक में वीक को मिलाने से कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आता। बच्चों अगर आपको याद हो तो उसी लॉजिक से समझा रहा हूं कि ये स्पेरिंगली है तो कोई ज्यादा सॉल्युबिलिटी में फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सुनिएगा। यहां पे जो Ag+ है और जो Cl- है, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले S1 थी, S2 थी। थोड़ा सा चेंज मानते हुए मैं लिख देता हूं कि मान लीजिए जो दोनों की सॉल्युबिलिटी है S1 कंसंट्रेशन है, सॉरी S1 S2 हो गया। जब मैं पहले वाले का Ksp का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है? S1 की S1 डैश की S1 डैश प्लस S2 डैश। सर S1 डैश प्लस S2 डैश इंटू S1 डैश। हेलो, ठीक उसी प्रकार से जब मैं दूसरे वाले सॉल्ट का Ksp लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br-। बच्चों यहां पे क्या लिखूंगा? सर S1 डैश प्लस S2 डैश इंटू S2 डैश। जब कभी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस आता है, जब कभी दो दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केस आता है, जो हमारे एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आने के, पर नहीं आए ऐसा भी नहीं है ना, कम चांसेस है क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब कभी ऐसा केस आए तो आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, विल नॉट नेग्लेक्ट नहीं होगा। अब ये दो इक्वेशन बनेंगी, इनको सॉल्व करोगे तो कहीं जाके आएगा। सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चे डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं तो ये S1 डैश S2 डैश कट जाता है, S1 डैश S2 डैश की फॉर्म में रेशियो आता है, फिर वहां से कंपेयर कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो मुझे आपको समझाना था यहां पे नेग्लेक्ट नहीं होगा, नेग्लेक्ट तभी होगा जब कोई हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। बच्चों क्या आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज
अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज सॉल्ट एंड सॉल्बिलिटी। कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, हमने कहा चलो बेटा हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें जो सबसे मेजर सवाल होता है वो होता है पीएच कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले जब मैंने आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में सबसे पहले मैंने आपको वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना बताया। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आया, जहां मैंने कहा उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उसी से आप पीएच निकाल लेना। हाँ, कभी बहुत लो कंसंट्रेशन होगी तो वाटर के H प्लस वाटर के OH माइनस को ऐड कर देना। वीक एसिड वीक बेस, फिर हम एसिड बेस को मिलाने लगे। जब एसिड बेस को मिलाने लगे तो सॉल्ट बनने लगा। तो अपन ने सारा किस्सा सॉल्ट का पढ़ लिया। अब उसी केस में जब हम एसिड और बेस को मिला रहे थे तो एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन बन रही थी, एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन बन रही थी, एक बड़ा बेहतरीन तरह का सॉल्यूशन बन रहा था जिसका नाम था बफर सॉल्यूशन। अगले आधे घंटे मुझे आप सबका पूरा का पूरा ध्यान चाहिए, बफर सॉल्यूशन का पूरा फील आएगा, लेकिन अगर नहीं सुनोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर? तो जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे थे उसी समय एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन बन रही थी, एक बड़ा बेहतरीन तरह का सॉल्यूशन बन रहा था जिसका नाम था बफर सॉल्यूशन। सॉरी, बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। कब? जब उसमें थोड़ा सा एसिड स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग या डाइल्यूशन किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, अगर इसका पीएच एक्स है, आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस या डाइल्यूशन कर दोगे तो पीएच एक्स से थोड़ा सा बदलेगा, x.1 थोड़ा सा घटेगा, हल्का सा बढ़ेगा, हल्का सा घटेगा, लगता है कि जितना पहले था उतना ही रहेगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हमने नाम दिया बफर सॉल्यूशन। अच्छा, एसिड बेस को मिला रहे थे तो ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा था, ना कि बराबर हो रहा था। जब थोड़ा सा एसिड, मैंने कहा नहीं बदला, ऐसा नहीं है, मैंने कहा थोड़ा सा एसिड मिलाने से नहीं बदला, थोड़ा सा बेस मिलाने से नहीं बदला, नाम मात्र का बदला। जब डाइल्यूशन किया तब भी नहीं बदला। अरे यार, डाइल्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन बदल दिया, तब भी नहीं बदला। आखिर ये कौन सा सॉल्यूशन है? आखिर ये कब बनता है? आखिर ये कैसे बनता है? आखिर इसकी पहचान हम कैसे करें? आखिर इसका पीएच कैसे निकालें? सब आपको कैसे पता चला पीएच एक्स है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट डाला कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। मैंने नहीं कहा पीएच नहीं बदलता, मैंने कहा पीएच थोड़ा सा बदलता है। मैंने नहीं कहा कि कितना भी एसिड मिलाओ नहीं बदलता है, मैंने कहा थोड़ा सा एसिड मिलाओ नहीं बदलता है। मैंने नहीं कहा कितना भी बेस मिलाओ नहीं बदलता, मैंने कहा थोड़ा सा बेस मिलाओ नहीं बदलता। हाँ, डाइल्यूशन कितना भी करो उस सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलता। सर ऐसे कितने सॉल्यूशन होते हैं? देखो बेटा, ये जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स बफर। ठीक है, जो मिक्स बफर है उसके भी अपने दो क्लास हैं, एक है एसिडिक बफर, एक है बेसिक बफर। राइट? फिर ये होता क्या है सिंपल बफर, होता क्या है मिक्स बफर? आइए एक करके समझते हैं। जो सिंपल बफर होता है, सिंपल बफर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है। आपको याद हो जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में चार तरह के सॉल्ट आ रहे थे। उसमें जो सबसे आखिरी केस था जिसका पेरेंट वीक एसिड था, जिसका पेरेंट वीक बेस था, जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, उसका जो पीएच का फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। आपको मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वाला याद कराया था, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस था बच्चों क्या था? अंडर रूट ऑफ KW इंटू के अपॉन केबी। मतलब इसमें जो H प्लस है वो KW पे डिपेंड कर रहा जो कि कांस्टेंट है, वो K उस वीक एसिड पे डिपेंड कर रहा जो कि कांस्टेंट है, जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, जो Kb है वो उस वीक बेस का डिपेंड कर रहा जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट होते हैं जैसे कि CH3CONH4, बीच से तोड़ो, कैटायन में OH जोड़ो, एनायन में H जोड़ो, उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का पता चल जाएगा। इसका पेरेंट एसिड कौन है? वीक एसिड। इसका पेरेंट बेस कौन है? वीक बेस। मतलब
ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड वीक बेस से बना है, और वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसका सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो पीएच कांस्टेंट होता है। थोड़ा एसिड मिलाने से, थोड़ा बेस मिलाने से वो नहीं बदलता है या नाम मात्र का बदलता है। फिर भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम थोड़ा सा एसिड मिला रहे हैं, जब हम थोड़ा सा बेस मिला रहे हैं, तो सर कुछ तो होना चाहिए। मैंने कहा देखो बच्चों समझो, मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है CH3COONH4, बोले ठीक है। अब सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जब सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो उसमें एक आयन है CH3CO- और एक आयन है NH4+, बोले सही है। मान लो आपने थोड़ा सा एसिड मिलाया, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी याद है। एसिटिक एसिड CH3COH का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? CH3CO- H+। ये है वीक एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट है बेस, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं NH4OH की। NH4OH का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है बच्चों? NH4+ प्लस OH-। सुनिएगा ध्यान से, ये है वीक बेस, मतलब ये है एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ही आपने थोड़ा सा H+ मिलाया, थोड़ा सा H+ मिलाया, तो आप इस रिएक्शन को देखें, जो एसिटेट आयन है वो H+ आयन लेके पीछे जाता है। आपको याद हो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसा सोचो रिएक्शन पीछे जा रही, मतलब जैसे ही आपने थोड़ा सा H+ मिलाया तो आपको लगता था कि H+ के आने से पीएच घट जाएगा। अरे H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा ना, तो आपको लगता था ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने H+ मिलाया बच्चों, उससे बनने लगा CH3COH, और ये जो एसिड है इसके बनने से मतलब ऐसा हुआ कि H+ तो आया, जैसे ही H+ आया उसने खा लिया, खा के उसने बोला अब मैं H+ रिलीज नहीं करूंगा। जब सॉल्यूशन में H+ आएगा ही नहीं तो पीएच में चेंज कहां से आएगा? हाँ बात तो सही है। उसी प्रकार से जब इसमें हमने OH- को ऐड किया तो NH4+ प्लस OH-, इससे क्या बन गया बच्चों? NH4OH। जैसे ही OH- आयन को ऐड किया, NH4 ने OH- आयन को कंज्यूम किया और इधर शिफ्ट हो गया। मतलब ऐसा सोचो कि इधर से इधर आना तो आसान है, पर इधर से इधर जाना आसान नहीं है। आप एसिड मिलाते हो खा लेता है, आप OH- मिलाते हो खा लेता है, मतलब वो कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होके एक ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जो फिर से ना तो H+ को रिलीज करना चाहता है ना तो OH- को रिलीज करना चाहता है। दोनों वीक है ना यार। तो ऐसा हम बोलते हैं कि जैसे हमने थोड़ा सा एसिड मिलाया, जैसे हमने थोड़ा सा बेस मिलाया, वो कंज्यूम हो गया, उसका इफेक्ट नहीं आया, मतलब जितना पीएच था लगभग उतना ही रहा। इस प्रकार से बफर काम करता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? बफर एक्शन। बफर करने का उसका जो तरीका है, कैसे वो बफर करता है, कैसे पीएच को चेंज नहीं होने देता, कैसे पीएच को कांस्टेंट रखता है, कैसे पीएच को रोक के रखता है, दैट इज इट्स एक्शन, बफर एक्शन। क्लियर? तो सिंपल बफर हो गया वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट का सॉल्यूशन। बड़ी सिंपल सी बात है। सर आपने तो कहा था दो तरह के होते हैं, एक एसिड और एक बेस भी होता है। बिल्कुल सही। तो आओ समझते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको पहचान करना सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल बफर क्या होता है, तो आप पहचानने लगे अच्छा है सिंपल बफर है। वैसे ही अब मैं आपको बताऊंगा बेसिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर। क्या अभी आपको दिख रहा है सब कुछ? साउंड, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहचान करो, पहचानो कि कौन एसिडिक बफर है, कौन बेसिक बफर है, राइट? तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन अपन ने देखा सिंपल बफर का। अब आते हैं मिक्स्ड बफर में। तो मिक्स्ड बफर के दो केस हैं, एक है एसिडिक बफर, दूसरा है बेसिक बफर। सबसे पहले बताता हूं मैं एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर नाम से पता करो, एसिडिक, उसमें एक वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट होता है, और उसका कॉन्जुगेट आयन होता है। मतलब आप सभी जानते हैं अगर वीक है तो उसके बीच में इक्विलिब्रियम आया होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है जिसमें एक वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट आयन मतलब उसी का कॉन्जुगेट बेस होता है। हेलो, आप ये भी कह सकते हैं कि एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है जिसमें वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट आयन होता है। जैसे अगर मैंने कहा CH3COH, तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या है बच्चों? CH3CO-। स्वाभाविक सी बात है, अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट आयन है,
तो आयन का कोई सोर्स भी तो होगा। तो जो आयन आता है वो जो आता है वो एक किसी सॉल्ट से आता है। तो अपन कहते हैं कि जो एसिडिक बफर है वो एक ऐसा बफर है, बच्चों ध्यान सुनिएगा, जिसमें एक वीक एसिड होगा। वीक एसिड होगा पक्की बात है, उसका कॉन्जुगेट आयन होगा पक्की बात है। अब आयन फ्री रूप में तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं से आया होगा। तो अपन कहते हैं सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट आयन, उसका जो कॉन्जुगेट है उसका सॉल्ट होगा। लेकिन यहां पे कंडीशन है, जब सॉल्ट होता है तो उसमें एक एनायन होता है, उसमें एक कैटायन होता है। बोलो हाँ या ना, बात तो सही है। वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट एनायन होगा, मतलब ये जो बी प्लस है वो कैटायन होगा, ये जो कैटायन है वो किसी बेस से आया होगा। शर्त ये होती है एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है जिसमें वीक एसिड होता है, कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट होता है, लेकिन ये जो कैटायन है ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन विद वाटर। जैसे ही मैंने कहा नो रिएक्शन विद वाटर, बच्चे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट याद करते हैं, बोले अरे ये ऐसा कैटायन होना चाहिए कि जिसकी रिएक्शन पानी से नहीं होनी चाहिए, मतलब पक्का इसका पेरेंट स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब पक्का इसका पेरेंट स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चे तुरंत लॉजिक निकाल लेते हैं, अच्छा एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है जिसमें वीक एसिड होता है और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट होता है, और जो ये सॉल्ट होता है वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट विद कॉन्जुगेट आयन। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, विद कॉन्जुगेट आयन। अगर कभी ऐसी सिचुएशन है तो अपन कहते हैं वो एसिडिक बफर है। क्लियर? वीक एसिड होगा उसका आयन होगा कॉन्जुगेट उसी का, दूसरा नहीं। मतलब अपन तो एक रूल बना के चलेंगे, क्या बना के चलेंगे रूल, हमें कभी भी एसिडिक बफर पहचानना है तो अपन देखेंगे एक वीक होना चाहिए उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, एक वीक होना चाहिए उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, अपन ऐसा बोल देते हैं। और साथ में एक ऐसा कैटायन होना चाहिए जिसकी वाटर से रिएक्शन नहीं हो। जब जब ऐसा होगा हम कहेंगे वो एसिडिक बफर है। सर ऐसा कब कब होगा, आइए कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप सबके सामने पहला एग्जांपल, CH3COH क्या वीक एसिड है? उसका आयन CH3CO- है, क्या उसके साथ एक कैटायन Na+ है? जो Na+ है वो कहां से आया है? स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। क्या ये एसिडिक बफर है? जी हाँ सर ये एसिडिक बफर है। बच्चों एसिडिक बफर की कंडीशन है कि एक वीक होना चाहिए, उसके साथ कॉन्जुगेट होना चाहिए और एक कैटायन होना चाहिए, जो कैटायन है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या HCOH प्लस HCONH4 एक बफर है? HCOH एक वीक एसिड है, सही बात है, उसका आयन HCO- है, सही बात है, लेकिन जो NH4 कैटायन है वो तो किसी वीक बेस से आया है, और जिसका पेरेंट वीक होता है वो वाटर से रिएक्शन करता है, वो वाटर का हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब ये बफर नहीं है, ये बफर नहीं है, ये एसिडिक बफर नहीं है। बच्चों अगर आप समझ गए तो आप सबके सामने अगला एग्जांपल है NH4Cl, क्या ये बफर है? हेलो, NH4Cl क्या ये बफर है? अगर बच्चा ध्यान से देखेगा तो पकड़ लेगा NH4 ये एक वीक बेस से आया है, Cl ये एक वीक एसिड से आया है। सर ये बफर तो है पर ये सिंपल बफर है, ये एसिडिक बफर नहीं है। मतलब एसिडिक बफर की कंडीशन होती है उसमें एक वीक एसिड होना चाहिए, उसका आयन होना चाहिए, साथ में एक कैटायन होना चाहिए जो कि वाटर से रिएक्शन नहीं करे। तो मुझे बताओ क्या ये जो आपके सामने अगला एग्जांपल लिखा है दैट इज HCOH प्लस CH3CONA ये बफर है? क्या ये बफर है? क्या ये एसिडिक बफर है? फॉर्मिक एसिड प्लस CH3CO- क्या है? सर इसमें एक वीक एसिड तो है और एक कॉन्जुगेट है, लेकिन जो कॉन्जुगेट है किसी दूसरे का है, जो एसिड है कोई दूसरा है, इसलिए बफर नहीं है। अच्छा मतलब वही वीक एसिड होना चाहिए, उसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए और कैटायन कोई ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन नहीं करे। बच्चों आप सबके सामने अगला एग्जांपल है HCl प्लस Cl माइनस, क्या ये बफर है? सर भूल जाओ ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट है, बफर का सवाल ही नहीं है। बच्चों H2S प्लस NaHS क्या ये बफर है? ध्यान से देखो, आप सबको बता दूं जो H2S है वो एक वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट HS है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने कहा था जो कॉन्जुगेट पेयर होता है उसमें एक H+ आयन और एक OH- का डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है H2S, यहाँ है HS, ऐसा नहीं लग रहा ये उसका कॉन्जुगेट है, ऐसा नहीं लग रहा इसका कॉन्जुगेट HS है, हाँ है। तो एसिड है वीक,
उसका कॉन्जुगेट है, साथ में एक कैटायन है जो कि किसी स्ट्रॉन्ग से आया है, मतलब ये बफर है, ये बफर है, ये बफर है। हेलो, अगर आप सब समझ गए तो आप सबके सामने अगला एग्जांपल है NaHS प्लस Na2S। ध्यान से देखो, मैंने फिर कहा कि बेटा बफर की कंडीशन है एक वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए और एक कैटायन होना चाहिए जो वाटर से रिएक्शन नहीं करे। हमने इसको जब ध्यान से देखा तो मुझे पता चला, अरे Na प्लस है कैटायन, पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, Na प्लस है कैटायन, पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। HS H2S से आया है, वीक एसिड से आया है, और ये है H2 माइनस, अरे दोनों कॉन्जुगेट ही तो है, वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट है, मतलब ये बफर है, मतलब ये बफर है। हेलो, बफर की कंडीशन है, एसिडिक बफर की कंडीशन है एक वीक एसिड हो, उसका कॉन्जुगेट आयन हो और साथ में एक कैटायन हो जो पानी से रिएक्शन नहीं करे। समझ गए तो बताओ क्या ये बफर है? Na प्लस NaOH से आया, स्ट्रॉन्ग, पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। SCO3, अरे वीक एसिड का कॉन्जुगेट ही तो है, और SCO3 का कॉन्जुगेट CO3 माइनस है। बच्चे, HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट CO3 माइनस ही तो है, तो दोनों कॉन्जुगेट पेयर है कि नहीं है? हाँ साहब, कॉन्जुगेट पेयर है, कॉन्जुगेट पेयर है, वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट है, साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता है। क्या ये बफर है? हाँ ये बफर है। क्यों बफर है सर? अरे वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट आयन है, साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता। अरे जो Na आया वो NaOH से आया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जो पोटेशियम आया वो KOH से आया, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होता है वो वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं करता, वो पानी से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये भी बफर है, ये भी बफर है। बच्चों बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा था ध्यान से सुनना, आई होप आप सब सुन रहे हैं। आप सबके सामने अगला एग्जांपल है S3PO4 प्लस Na2HPO4। आप सब मुझे बताएंगे क्या ये बफर है? सुनो, बफर की कंडीशन होती है एक वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए और उसके साथ एक कैटायन होना चाहिए, उसके साथ एक कैटायन होना चाहिए जो पानी से रिएक्शन नहीं करे। सुनो, H3PO4 हाँ एक वीक एसिड है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, वो एक वीक एसिड है। H3PO4 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? H2PO4 माइनस। यहां क्या लिखा है? HPO4। हेलो, मतलब कितने हाइड्रोजन चले गए? दो। H3PO4 H2PO4 कॉन्जुगेट पेयर है, ये है कॉन्जुगेट पेयर। हेलो, H3PO4 और HPO4 माइनस, ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। वीक एसिड है, कॉन्जुगेट है, पर कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। कैटायन है, अच्छी बात है, पर कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, मतलब ये बफर नहीं है, ये बफर नहीं है, ये बफर नहीं है। नहीं बेटा, H3PO4 वीक एसिड है, स्ट्रेट H3PO4 वीक एसिड है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। मैं भी चैप्टर के लास्ट में जब एसिडिक बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा ना, तो आपको याद दिलाऊंगा H3PO4 का जो K होता है वो छोटा होता है, वीक एसिड नहीं है, तो अभी याद कर लो, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे सामने अगला एग्जांपल है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। S3PO3 और Na2HPO3, Na2 लिखा है ना, तू छोटा है मतलब Na2HPO3, क्या ये एसिडिक बफर है? वेदर दिस इज एन एसिडिक बफर। ध्यान से सोचेंगे, S3PO3 भी क्या है? एक वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर इसका कॉन्जुगेट होगा जब इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा। हेलो, S3PO3, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, H3PO3 का जो N फैक्टर होता है वो 2 होता है, इससे मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन रिमूव होता है, मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन रिमूव। H3PO3 से कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं? मैक्सिमम 2। यहां कितने निकल गए हैं? 2। तो 2 निकले तभी तो Na2 आया ना यार, NaOH था, NaOH था, 2 हाइड्रोजन गए, Na2 आया। क्या ये उसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट है? नहीं सर, डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं है, H3PO4 का कॉन्जुगेट नहीं है, इसलिए ये भी एसिडिक बफर नहीं है, इसलिए ये भी एसिडिक बफर नहीं है। अगर आप समझ गए तो आप सबके सामने अगला एग्जांपल है, देखता हूं कौन इसका सही जवाब देता है। Na2HPO3 प्लस Na3PO3, क्या ये एसिडिक बफर है? क्या ये बफर है? देखो ध्यान से, मैंने कहा फिर से कहता हूं,
बच्चे बफर की एक कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन होती है, एक वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए और साथ में एक कैटायन होना चाहिए जो पानी से रिएक्शन नहीं करे। सुनो, Na प्लस कैटायन है, Na प्लस कैटायन है, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, एक कंडीशन फुलफिल है, बहुत बढ़िया। HPO3 वीक एसिड है, HPO3 का कॉन्जुगेट PO3, अरे HPO3 है ना यार, तो HPO3 है मतलब ऐसा है, HPO3 H3PO3 से बना होगा, H3PO3 से 2 हाइड्रोजन निकाल लिया तो 2 माइनस है, इससे एक हाइड्रोजन और निकाल लिया तो PO3 3 माइनस है। बच्चा कहता है सर ये कॉन्जुगेट पेयर है, लल्ला HPO3 से और हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। हेलो, H3PO3 का इनफैक्टर 2 है, मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन निकलेगा, 3 हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। आपकी मनमानी नहीं चलती है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी निकाल दोगे हाइड्रोजन जबरदस्ती, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस सॉल्ट नॉट पॉसिबल, ये सॉल्ट बन ही नहीं सकता है, मतलब ये भी बफर नहीं है, ये भी बफर नहीं है। मैंने आपको समझाया किस प्रकार से हम एसिडिक बफर की पहचान करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैंने आपसे कहा बफर क्या होता है, मैंने कहा बफर का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है, आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल बफर बताया, फिर एसिडिक बफर बताया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में सवाल आया सर बेसिक बफर भी बता दो। चलो मैं आपको बताता हूं आखिर बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर अगेन कुछ बच्चे मुझसे वहां पूछ रहे हैं सर 7th बता दो, सर 11th बता दो। बेटा फिर से सुनो यार, लिसन केयरफुली, चीजें रिपीट तो हो रही हैं। जैसे मैंने एसिडिक बफर को बोला वैसे ही बेसिक बफर है। बेसिक बफर की कंडीशन ये है कि उसमें एक वीक बेस होगा, एसिडिक बफर की कंडीशन ये थी उसमें एक वीक एसिड होगा, वहां वीक एसिड था, यहां वीक एक बेस है, इसीलिए नाम एसिडिक और बेसिक बफर पड़ा है। पीएच से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा बैठा होता है एसिडिक बफर है यानी कि पीएच 7 से कम होगा, अक्सर होता है, हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। बेसिक बफर है मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगा, अक्सर होता है, हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। तो सर फिर इसको एसिडिक बेसिक क्यों कहते हैं? एसिडिक बफर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वीक एसिड है, बेसिक बफर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट है। हेलो, व्हाट इज बेसिक बफर? सर बेसिक बफर एक ऐसा बफर होता है जिसमें एक वीक बेस होता है और उसका कॉन्जुगेट आयन होता है। कौन होता है साथ में? कॉन्जुगेट आयन। अच्छा सुनो ना यार, किसका कॉन्जुगेट आयन? अब मैं आधे बोल रहा हूं सुनो ना, आधे बच्चे इधर देख रहे होंगे। वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट आयन है, तो कॉन्जुगेट आयन किसका है? बेस का। बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड। हम ये भी तो बोल सकते हैं अगर कभी किसी सॉल्यूशन में वीक बेस होगा और उसी का कॉन्जुगेट एसिड होगा तो वो बेसिक बफर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है जो ये कॉन्जुगेट आया होगा, जो ये आयन आया होगा, हवा में से तो नहीं आया होगा, किसी सॉल्ट को मिलाया होगा तभी तो आया होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं वीक बेस होगा और सॉल्ट होगा। किसका सॉल्ट होगा? सर सॉल्ट ऑफ इट्स, उसी का, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन। अब जो सॉल्ट होगा आपको पता है कि वीक बेस है तो रिएक्शन किससे कराएं? वीक एसिड से कि स्ट्रॉन्ग एसिड से? बेटा वीक बेस है और उसी के कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है, तो जैसा कि मैं एसिडिक बफर में कह रहा था, एसिडिक बफर की कंडीशन है, वहां पे एसिडिक बफर की कंडीशन है, वहां एक वीक एसिड उसका आयन और साथ में एक कैटायन जो पानी से रिएक्शन नहीं करे। ठीक उसी प्रकार से यहां की कंडीशन है, यहां की कंडीशन है कि जो अब वीक बेस है तो उसका आयन क्या होगा? जो बेस लेते हैं BOH, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? B+। तो रिएक्शन किससे करेगा? माइनस से, मतलब एसिड से। तो जो एसिड मिला रहे हैं उससे एनायन आएगा, तो इसकी कंडीशन होती है ये जो एनायन आएगा, इसकी कंडीशन होती है ये जो एनायन आएगा, एसिडिक बफर में कैटायन, यहां पे एनायन, इसकी कंडीशन होती है ये जो एनायन आएगा ये वाटर से रिएक्शन नहीं करे। सरल सी बात है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो, मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बेसिक बफर होता है उसमें एक वीक बेस होता है और उसी के कॉन्जुगेट का सॉल्ट होता है और वो जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है। अपना जुगाड़ अपना रूल, क्या
अरे भैया जब जब बेसिक बफर पहचानना होगा तब तब हम एक वीक बेस को ले लेंगे और उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। मतलब वीक बेस का कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए। सुनो रूल बना लेते हैं, वीक बेस का कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, साथ में एक एनायन होना चाहिए जो पानी से रिएक्शन नहीं करे। अरे वाह, वीक बेस का कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, साथ में एक एनायन होना चाहिए जो पानी से रिएक्शन नहीं करे। आए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है, सुनना है ध्यान से बच्चों, सबसे पहले आपके सामने है 10 की पावर -1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 10 की पावर -1 मोलर NaOH। मुझसे सवाल पूछ रहा है क्या ये बफर है, क्या ये एसिडिक बफर या बेसिक बफर है। सवाल पूछ रहा है which of the following pairs behave like buffer। बफर बताना है, एसिडिक बेसिक बफर तो बात की बात है, बेसिक हो तो बताते चलेंगे, एसिडिक हो तो भी बताते चलेंगे। क्लियर। लिखा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब है CH3COOH, साथ में रिएक्शन हुई NaOH के साथ। तो भैया अगर एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है तो एक वीक होना चाहिए, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये भी 10 की पावर -1 मोलर है, ये भी 10 की पावर -1 मोलर है। आप सभी जानते हैं कि अगर इसका हम 1 लीटर इसका 1 लीटर ले लें तो इसके 10 की पावर -1 मोल हो जाएंगे, 10 की पावर -1 मोल हो जाएंगे। ये तो निकाल लेते हो ना यार, m बराबर n/v होता है ना बच्चों, तो n बराबर m इंटू v होगा ना। v की वैल्यू अगर 1 लीटर है तो जो नॉर्मलिटी है, जो मोल है वही मोलैरिटी होगा। पल भर के लिए ऐसा मानो कि CH2COH और NaOH के मोल इक्वल है, मतलब एसिड बेस के मोल इक्वल है। बेटा जब एसिड बेस के मोल इक्वल है तो रिएक्शन तो कंप्लीट होगी, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो पूरा का पूरा सॉल्ट बनेगा। जब पूरा का पूरा सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट किसका बनेगा ये भी देख लो, क्योंकि हमें पता है अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता तो वो तो बफर होता। पर क्या वीक एसिड है, क्या बेस वीक है, नहीं है, तो क्या बफर बनेगा। सर सिंपल बफर तो नहीं बनेगा। क्या एसिडिक बफर बनेगा। सर एसिडिक बफर की कंडीशन होती है उसमें एक वीक एसिड होना चाहिए और उसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए। सर जब पूरी रिएक्शन हो गई तो पूरा का पूरा सॉल्ट बनाना CH3CONA, सर वीक एसिड बचा ही नहीं। जब वीक एसिड बचा ही नहीं इसका मतलब एसिडिक बफर भी नहीं है। बेसिक बफर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वीक बेस है ही नहीं, इसका मतलब ये बफर नहीं है, इसका मतलब ये बफर नहीं है। सोच लो, हमने एक सवाल में सारे केस सोच डाले। क्या सिंपल बफर है, नहीं है। क्या एसिडिक बफर है, नहीं है। क्या बेसिक बफर है, नहीं है। कंडीशन लगा लगा के सोचना पड़ेगा। क्लियर। आओ देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला आपके सामने है 10 की पावर -1 मोलर 10 ml ऑफ NH4Cl। एक मैं बताऊंगा फिर अगले से आप करना, ठीक। NH4Cl प्लस 10 की पावर -1 मोलर 10 ml ऑफ NH4OH। क्लियर। ये सॉल्ट है, ये एक वीक बेस है, मन में लड्डू फूटा, वीक बेस है, उसी का कॉन्जुगेट है और उसके साथ एक आयन है जो कि स्ट्रॉन्ग से आया है, जो Cl- है वो HCl से आया है, मतलब इसकी रिएक्शन वाटर से नहीं होगी। मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहले ही बता दिया कि बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहले ही बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से कैटायन या एनायन आते हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आप सब ध्यान से देखो, 10 की पावर -1 मोलर 10 ml ऑफ NH4Cl, मतलब सॉल्ट है, वीक बेस है, दोनों को जब मिलाओगे तो सॉल्यूशन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। क्या ये बेसिक बफर बन सकता है। सर बिल्कुल ये बेसिक बफर है, क्योंकि इसमें एक वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ उसका एक आयन है और वो जो आयन है पानी से रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब ये बेसिक बफर है, इसका मतलब ये बेसिक बफर है। अब आपको बताना है अगला केस। आप सबके सामने है अगला केस। आप मुझे बताएंगे ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है कि बफर नहीं है कि क्या है। थर्ड सोचो, यहां पे आपको सोचना होता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम इक्विवेलेंट से, राइट। उससे आसान हो जाएगा, मतलब कोशिश करो ऐसे लिख लो, CH3CONA है, साथ में एसिड HCl है। अब क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो CH3CO- इट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, ये H+ से रिएक्शन करेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, CH3COH। ये Na है प्लस है, Cl- है, तो साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। अब मुझे ये देखना है क्या ऐसी सिचुएशन आती है, बच्चों सुन लेना,
मैं समझा रहा हूं, क्या ऐसी सिचुएशन आती है कि ये भी बच जाए और ये भी बच जाए? अगर ये और ये बच गया तो हम कहेंगे एसिडिक बफर है। अगर दोनों नहीं बचे तो हम कहेंगे साहब बफर नहीं है। क्लियर? सुनिएगा ध्यान से। CH3CONA प्लस HCl की रिएक्शन होगी तो CH3COH प्लस NaCl तो बनेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जैसे 10 की पावर -1 मोलर 10 ml। आप सभी जानते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्म, जो आपको निकालना वो निकाल लो, ठीक है, जो आसान पड़े। मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट से आपकी आदत डलवाऊंगा। तो कैसे? मोलैरिटी है तो वही नॉर्मेलिटी है, मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है, 10 की पावर -1। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N into V। अगर वॉल्यूम ml में हो तो वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट होता है। मतलब मैं सिंपल कह सकता हूं 10 की पावर -1 into 10, मतलब कितना हो गया सर, 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। सोचना आसान हो जाता है। क्लियर? तो इसके कितने हो गए, 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, राइट। ऐसे ही इसके निकाल लो, 10 की पावर -1 into 5, मतलब 1/10 into 5, मतलब कितना आ गया, 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। आप देख सकते हैं जो HCl है वो खत्म हो जाएगा। भाई इसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है ना, तो HCl क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। जब HCl पूरा खत्म हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि ये तो पूरा खत्म हो गया, मतलब NaCl तो पूरा बन गया। और जो NaCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इससे पीएच में चेंज नहीं आएगा। एक बात पक्की है कि इसका 0.5 ये 1 है, तो इसके 0.5 से रिएक्शन करेगा, 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड बनाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। एक है CH3COH जिसके है 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और एक दूसरा है CH3CONA, कितना बचा, 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्या वीक एसिड है? क्या उसका कॉन्जुगेट है? क्या साथ में कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता? जी हाँ है। इसका मतलब ये भी बफर है। ये कौन सा बफर है, ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? बताओ बताओ बच्चों, ये कैसा बफर है, एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? बहुत बढ़िया सर, बफर तो है पर हमें ये भी पता है ये एसिडिक बफर है। दिस इज एसिडिक बफर, दिस इज एसिडिक बफर। जो पहले वाला था वो कैसा था, बेसिक बफर। बच्चों समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर? अगर आप सबको समझ में आया तो इसी की तर्ज पे अगला सवाल मैं बता रहा हूं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, एक बार सभी लोग कॉपी में लिख लो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। ये जो मैंने थर्ड प्रॉब्लम के लिए एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसे एक बार कॉपी में लिख ले, मुझे मिटाना पड़ेगा। आदित्य बेटा आसान पड़ता है, मोल वोल में बदलो तो थोड़ा मुश्किल होता है, ग्राम इक्विवेलेंट सोचना आसान, सीधे N into V कर दो, आदत डाल लो मिलीग्राम इक्विवेलेंट से। एक बच्चा लिख रहा है सर NaCl भी तो बचेगा। बेटा NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, उससे पीएच में चेंज नहीं आएगा, ना तो कैटायन वाटर का हाइड्रोलाइज करेगा ना तो एनायन करेगा। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है उससे नहीं फर्क पड़ेगा पीएच में। क्लियर? तो उससे तो मतलब ही नहीं है अपने को मतलब तो इन दोनों से है। बिल्कुल अशरफ, सबको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है इसे लिख लो, मैं मिटा दूंगा। फिर से कह रहा हूं, इसे एक्सप्लेनेशन को लिख ले प्लीज। ऑलराइट, आप सबने लिख लिया होगा। कुछ बच्चों को अभी पूरी तरीके समझ में नहीं आया होगा, तो उनको समझाने के लिए अगला एग्जांपल बताओ। ये जो अगला केस लिखा है ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? ये जो अगला केस लिखा है ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? बताइए। जो अगला केस लिखा है ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है कि बेसिक बफर नहीं है? प्रज्वल बेटा रिकॉर्डेड देखना, बाद में रिकॉर्डेड देखना। फोर्थ वाला बताइए। 10 की पावर -1 मोलर 10 ml ऑफ NH4Cl और NaOH। सुनो, एक चीज तो हमें दिख गई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये उसका सॉल्ट है, लेकिन सीधे मान नहीं लेना है, सबसे पहले रिएक्शन को लिखना है ना? तो यहां लिख देता हूं मैं NH4Cl प्लस NaOH। देखो क्या इससे वीक बेस और उसका सॉल्ट बनने की संभावना है
है तो फिर देखो, ऐसा नहीं सीधे देखते से तुक्का मारना, नहीं, जब ऐसे कॉम्बिनेशन के सवाल आएंगे तो आपको लिख के देखना पड़ेगा। तो NaOH Na++OH माइनस NH4++Cl माइनस क्या बनेगा बच्चों इससे? सर इससे बनेगा NH4OH प्लस NaCl। अब NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया, भूल जाओ। अब इधर देखना है, अब अपने को ये देखना है कि क्या वीक बेस बच रहा है, क्या उसका सॉल्ट बच रहा है। अगर उसका वीक बेस का सॉल्ट, अगर उसका सॉल्ट बच रहा है तो भैया बेसिक बफर है, बस यही देखना है। चलो ऐसा करते हैं, हम सबका निकाल लेते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। NH4Cl 10 की पावर -1 10 ml, सीधे n इंटू v कह देते हैं। तो 10 की पावर -1 इंटू 10 कितना हो गया? 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। NaOH कितना है? वही आ गया 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। 1 ये है, 0.5 ये है। पल भर के लिए मान लो ना, ये 1 मोल है, 0.5 मोल है। अरे और आसान मान लो बेटा, इसके 1 मोल है, इसके आधे मोल है, तो इसके 1 मोल की रिएक्शन होगी, इसका आधा मोल है तो आधा मोल से आधा मोल ही तो रिएक्शन करेगा। लेकिन मोल बोलना नहीं सही है, अभी अपन क्या बोल रहे हैं? मिलीग्राम इक्विवेलेंट, राइट? बात वही है, फील वही है। मतलब यहां है 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यहां है 1, तो 0.5 से 0.5 रिएक्शन करेगा, मतलब NH4OH 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। इसका 0.5 रिएक्शन कर गया, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया, ओवर हो गया। मतलब ये LR लिमिटिंग रिएजेंट है ना यार, मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ये बन गया, और ये कितना बच गया? बोलो, ये कितना बच गया? व्हाट इज द रिमेनिंग? सर 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, सॉल्यूशन के अंदर NH4OH है जिसका 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, सॉल्यूशन के अंदर NH4Cl है जिसका 0.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। मतलब एक वीक बेस है, उसका कॉन्जुगेट है, उसका सॉल्ट है, साथ में एक एनायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता है, मतलब ये एक बेसिक बफर है। बच्चा कहता है सर साथ में NaCl भी तो है, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इससे पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये बेसिक बफर है। हेलो, ये बेसिक बफर है। बच्चों समझ में आया क्या? ये बेसिक बफर है, जी हाँ, ये बेसिक बफर है। सभी लोग एक्सप्लेनेशन लिख लें, मैं एक्सप्लेनेशन फिर से मिटाऊंगा, राइट? एक्सप्लेनेशन प्लीज देखो, जल्दी से ही मिटाना पड़ेगा। ये बेसिक बफर है, सो दिस वन इज बेसिक बफर, दिस वन इज बेसिक बफर। बफर की पहचान करना बहुत जरूरी है। अरे जब पहचान करोगे तभी तो फॉर्मूला लगाओगे, तो पहले पहचान कौन, फिर फॉर्मूला लगाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं मिटा रहा हूं इसे बच्चों, मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे बेटा, इसे बाद लिखना, बहुत बढ़िया। ऐसे टाइम सेव करो तो क्या चाहिए। एक बच्चे ने लिखा सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बाद में लिख लेंगे, वेल डन। तो इससे क्या सवाल ज्यादा होंगे ना यार, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है बेटा। आप सबके सामने अगला है, अब इस बार आप मुझे बताएंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसे, आप लोग मुझे बताएंगे ये एसिडिक बफर है बेसिक बफर है, ये मैं नहीं सॉल्व करने वाला। ये आप मुझे बताएंगे, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले पहचान कौन, फिर बताना कि एसिडिक बफर है कि नहीं है। याद रखना, रिएक्शन को लिखो, कैटायन एनायन की रिएक्शन कराओ, देखो क्या ये बफर है। मैं बफर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन देखो ना। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, कैसे? ओरली करने की कोशिश करो। NH4OH वीक बेस है, पर NH4 का सॉल्ट भी तो चाहिए, तो सॉल्ट HCl से बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब सिचुएशन ऐसी हो कि सॉल्यूशन के अंदर वीक बेस भी हो और उसका सॉल्ट भी हो, तो बेटा संभव तभी होगा जब वीक बेस ज्यादा होगा। वीक बेस ज्यादा होगा, मान लो, थोड़ा फील करना, जिन बच्चों को नहीं उनको बोल रहा हूं मैं। वीक बेस के मान लो 10 मोल है, अब 10 मोल से 5 मोल सॉल्ट बनाने में चले गए, तो 5 मोल जब वीक बेस के बचेंगे तभी ना वीक बेस होगा। एक बात पक्की कर लो कि वीक वाले का मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होना चाहिए। क्या वीक वाले का मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? ज्यादा है। सर 10 की पावर -1 इंटू 10 1, 10 की पावर -1 इंटू 5 हाफ, 0.5, तो सर वीक बेस भी बचेगा और साथ में उसका सॉल्ट भी बनेगा, इसका मतलब बेसिक बफर है। ये बेसिक बफर है, सॉल्व करके बताऊं क्या? ये बेसिक बफर है।
सॉल्व करके बताऊं क्या? ऑल राइट, अगर आप समझ गए तो अगला आपके सामने है, मुझे बताएंगे क्या ये बफर है, क्या ये एसिडिक बफर है, क्या ये बेसिक बफर है? पहले तो ये बता दो। दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, कंसंट्रेशन तौलने की आवश्यकता नहीं है, कंसंट्रेशन इक्वल है, कंसंट्रेशन तौलने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ना, अरे सर वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट है, साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये बफर है और वो भी एसिडिक बफर है। बफर है बताने में मजा नहीं आ रहा, आप तो नाम भी बता रहे हो वो कौन सा बफर है, अरे वो एसिडिक बफर है। बच्चों अगर आप समझ गए तो आप सबके सामने अगला एग्जांपल है 10 की पावर -2 मोलर NH4CN। बताओ क्या ये बफर है? हेलो, NH4CN क्या ये बफर है? बोलो बोलो बोलो, क्या बात है विजेंद्र, बहुत बढ़िया। क्या ये बफर है? हाँ बफर तो है, पर NH4OH HCN, अरे ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, अरे ये सिंपल बफर है। अभी हम खेल रहे हैं पहचान कौन, जब पहचानना सीखेंगे तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे। आप सबके सामने है अगला सवाल, क्या ये बफर है? ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 की पावर -1 मोलर CH3COH एंड 10 की पावर -1 मोलर NaOH, क्या ये बफर? वॉल्यूम सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, मतलब मिलीमोल सेम है, ग्राम इक्विवेलेंट मिलीग्राम इक्विवेलेंट सेम है। सोचो सोचो, तो यार एसिड बेस की पूरी रिएक्शन होगी, एसिड बेस की पूरी रिएक्शन होगी, हाँ बिल्कुल होगी, फुल रिएक्शन होगी। जब फुल रिएक्शन होगी तो फुल का फुल सॉल्ट बनेगा, बनेगा CH3CONA। अरे बफर थोड़ी बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अरे तो इसमें तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बच्चों याद करो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला क्या आपको याद है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला याद है, बस वो फॉर्मूला लगाना, पीएच निकाल लेना। सवाल अभी पीएच नहीं पूछा है, बट अगर मान लो पीएच का सवाल आता तो आप क्या सोचते, मैंने वो बता दिया। वेल अभी सवाल आपसे पूछा था क्या ये बफर है, सो द आंसर इज ये बफर नहीं है, ये बफर नहीं है। क्लियर? क्या बात है, मुझे उम्मीद है अब आप सब सीख गए होंगे पहचान करना आखिर बफर कौन है। हाँ, एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है और आपका भी डाउट पूछना लॉजिकल है ना, बनता है। वो ये कहता है कि सर सोचो थोड़ा सा, आप भी सोचो, सर CH3COH एक वीक एसिड है, मैंने कहा है। सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने कहा है। सर जितना लिया था क्या पूरा H+ टूट जाएगा? मैंने कहा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशीर बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरा खत्म नहीं होगा। लेकिन 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 ये भी तो याद रखो, CH3COH वीक एसिड है तो बनेगा CH3CO- + H+ बनेगा, साथ में NaOH है तो क्या बनेगा? Na++ OH-। ऑड आयन इफेक्ट से जितना टूटना चाहिए उससे ज्यादा टूटेगा, ये बात पक्की है। पूरा नहीं टूटेगा, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, मतलब वही वाली बात है कि इतना कम बचा कि चलेगा। तो हम लोग जब ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, तो मान के चलते हैं, ऐसा कर लो, हम लोग मान के चल रहे हैं। कहां लिख दूं मैं? मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मान के चल रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन होगी, कंप्लीट रिएक्शन होगी। थोड़ा सा बचेगा जो अपने काम का नहीं है। क्लियर? हाँ, ऑड आयन से ज्यादा टूटेगा ना, ये भी तो सही बात है। मतलब अगर अकेला वीक एसिड होता तो कुछ कम टूटता, ऑड आयन ज्यादा टूटेगा ना, मजबूर करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। पर अपन मान के चल रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन होगी। इज दिस क्लियर? अगर आप सब समझ गए हैं तो आप सबके सामने अब एक नया सवाल आया, सर हमने बफर की तो पहचान कर ली, पर सर बफर का पीएच कैसे निकालें? हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर? सॉल्यूशन में टाइम है क्या? है। चलिए, तो भाई अपने को पता चल गया कि अपने पास तीन तरह के बफर है, एक है सिंपल बफर है, एक एसिडिक बफर है और एक बेसिक बफर है। एक सिंपल बफर है, एक एसिडिक बफर है, एक बेसिक बफर है। सिंपल बफर सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो आपने वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस में सीख लिया था, उसका पीएच भी आपको याद है। चलो मैं आपको सिखाता हूं एसिडिक बफर का। तो सबसे पहले एसिडिक बफर की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वीक एसिड है CH3COH और उसका सॉल्ट है CH3CONA, दोनों पानी में है, दोनों का सॉल्यूशन है। तो CH3COH टूटेगा तो क्या बनाएगा? CH3CO- + H+। ये सॉल्ट है, कंप्लीटली टूटेगा, क्या बनाएगा? CH3CO- + Na+। लिसन केयरफुली, जब ये पहली रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, मैं उसका Ka का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, वही जैसा इक्विलिब्रियम में लिखते थे, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, है ना? ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, मतलब ये क्या है? एक्वियस, ये क्या है? एक्वियस, ये क्या है? एक्वियस, पानी में घुला है ना, सॉल्यूशन है। ठीक है क्या बच्चों? तो अपन ने के क्या लिखा?
CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3CO। सर आप ये कर क्या रहे हो? मैं पीएच निकाल रहा हूं। पीएच किसका निकाल रहा हूं? सॉल्यूशन का। सर पीएच निकालना है तो H प्लस की कंसंट्रेशन पता करो ना। चलो पता कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यहां से मॉडिफाई किया, कितना आ गया? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। मतलब CH3COH क्या है? वीक एसिड। CH3CO माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट आयन। तो अपने पास यहां से H प्लस का फॉर्मूला आ गया एसिडिक बफर के लिए। मैं इस जानबूझ के इसको बता रहा हूं, उसके पीछे एक चीज बतानी है आपको। H प्लस का फॉर्मूला आ गया H प्लस इक्वल टू Ka, है ना? यहां लिख देता हूं मैं, सुनना। तो कहां लिख दू? यहां लिख देता हूं H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। सुनो सुनो सुनो, बच्चा मुझसे पूछता है सर कॉन्जुगेट आयन कौन? मैंने कहा एसिटेट आयन। सर एसिटेट आयन तो वीक एसिड से भी आएगा, एसिटेट आयन तो सॉल्ट से भी आएगा, यहां पर कौन सा रखा जाएगा? आपने समझाया इस तरीके से, इतना इतना है, समझ में आया। लेकिन वीक एसिड का कंसंट्रेशन समझ में आता है जो है, ठीक है, जो सॉल्यूशन में है बच्चों, जो सॉल्यूशन में है। अगर मान लो वो जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था रिएक्शन वाले, दिस प्लस दिस, तो जो रिएक्शन हो गया वो नहीं, जितना बच गया है वो कंसंट्रेशन रखना है। ये क्या है? जो बच गया है वो कंसंट्रेशन रखना है। क्लियर? सर आयन में किसका कंसंट्रेशन लिखें? एसिड का लिखें कि सॉल्ट का लिखें कि टोटल लिखें? देखो बच्चों, नियम तो टोटल लिखने का है, लेकिन ये भी तो देखो, एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ऊपर से कॉमन आयन लग गया, तो कॉमन आयन लगने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो जितना एसिटेट आयन एसिटिक एसिड से आना चाहिए उससे भी कम आएगा। जब उससे भी कम आएगा तो आप एक चीज तो समझ गए कि जो आयन की कंट्रीब्यूशन है, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, वो सॉल्ट से है। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन मेनली कम्स फ्रॉम सॉल्ट। मैंने ओनली नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? मेनली। मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट आता है वो सॉल्ट से आता है, एसिटिक एसिड से भी आता, लेकिन कॉमन आयन की वजह से और कम हो जाता है, तो अपन उसे नहीं लिखते, अपन उसे काउंट नहीं करते, और हम कहते हैं यहां पे जो कंसंट्रेशन लिखोगे वो वही लिखोगे जो सॉल्ट से आएगी। सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? आयन की। कहां से लिखेंगे? सर ये जो है ये मेनली सॉल्ट से लिखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ओनली नहीं, मेनली। मेनली सॉल्ट से लिखेंगे। मतलब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी क्या वही आयन की होगी? हाँ, अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है, अगर 1:1 टाइप का सॉल्ट है, तो जो कॉन्जुगेट आयन है, जो कॉन्जुगेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट के इक्वल होगी, उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट के इक्वल होगी। पर अगर सर वो 1:1 नहीं है बेटा, तब सोचना पड़ेगा ना सर कैसे। मान लो AB2 है, अब AB2 है तो एक कैटायन और एक एनायन है, मैं इसे B को एनायन मान लेता हूं। तो आप समझ सकते हैं AB2 जो है वो 1:2 टाइप का सॉल्ट है, तो इससे एक A आएगा, इससे 2B माइनस आएगा। मतलब अगर आप इसे X लोगे तो 2B कितना होगा? 2X। ध्यान रखना, हमेशा सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिखने का नियम नहीं है, कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट आयन का लिखा जाता है। अक्सर AB टाइप का सॉल्ट होता है तो जो कॉन्जुगेट आयन है वहीं पे हम सॉल्ट लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि आप लोग अचीवर में हो, बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है। कौन सा? ये वाला, पीएच इज इक्वल टू पीके। ये जो फॉर्मूला है ना अपने पास बच्चों, H प्लस वाला, इसमें हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, माइनस लॉग, तो फॉर्मूला बन गया पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन एसिड। बच्चों को ये याद होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। गलत है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि हमें ऊपर आयन की कंसंट्रेशन, नीचे वीक एसिड की कंसंट्रेशन लिखनी है। फिलहाल अपने पास पीएच का फॉर्मूला आ चुका है एसिडिक बफर का, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन एसिड। क्लियर? यहां सॉल्ट तभी लिखेंगे जब सॉल्ट एबी टाइप का है, लेकिन अगर सॉल्ट एबी टाइप का नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा, जो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन आप सब इस फॉर्मूले को नहीं याद रखें, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर कोई याद रखता है तो याद रखना, सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाती है, आयन की कंसंट्रेशन लिखी जाती है। अगर 1:1 टाइप का सॉल्ट है तो वही आयन की कंसंट्रेशन होगी, वही सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी। क्लियर? लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे बफर क्या है। मन में सवाल आया जब बफर सॉल्यूशन बनेगा तो उसका पीएच कैसे निकालें।
मैंने कहा अगर एसिडिक बफर है, अगर सिंपल बफर है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर एसिडिक बफर है तो ऐसे निकालना। सर एसिडिक बफर है तो ऐसे निकाल लेंगे, सर बेसिक बफर हुआ तो क्या करेंगे? ये जो आपके सामने लिखा है, आप लोग कॉपी में एक पॉइंट लिख लो बेटा, मैं मिल से मिटाऊंगा, कॉपी में एक पॉइंट लिख लो, कॉपी में एक पॉइंट लिख लो। इन दिस इक्वेशन बाद में से आप लोग ऐड कर लेना। इन दिस इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ conjugate ion, in this equation concentration of conjugate ion is equal to concentration of salt, is equal to concentration of salt when, is equal to concentration of salt when salt is of, when salt is of AB type, when salt is of AB type। ठीक है, keep in mind, next point लिखना, keep in mind we have to put, keep in mind we have to put concentration of, we have to put concentration of conjugate ion, not salt, we have to put concentration of conjugate ion not salt, है ना, we have to put concentration of conjugate ion not salt। दिमाग में रखना है, concentration of conjugate ion is equal to concentration of salt for AB type। अगर AB टाइप नहीं है तो फिर ऐसे होगा, मैंने 2 पॉइंट लिखा दिया, क्लियर? ऑलराइट, मुझे उम्मीद आप सबने लिख लिया होगा। तो एक बच्चा मुझसे कहता है ठीक है साहब, बफर होगा, सिंपल होगा, एसिडिक होगा, ऐसे कर लेंगे। उसी प्रकार से बेसिक बफर, तो बेसिक बफर का जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है POH is equal to PKB प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे भी सॉल्ट है पर याद रखना सॉल्ट नहीं, कॉन्जुगेट आयन। अब बेसिक बफर है तो एक वीक बेस है, वीक बेस मान लो BOH है, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा बच्चों? उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? B प्लस। मतलब वीक बेस होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो वही क्या लिखा है? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब इसके लिए फॉर्मूला है, सभी लोग फॉर्मूला लिख लें, POH is equal to PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस या लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। लेकिन याद रखना हम कंसंट्रेशन सॉल्ट की नहीं लिखते हैं, हम कंसंट्रेशन आयन की लिखते हैं। कीप इन माइंड we have to put concentration of conjugate ion not salt, है ना, याद रखना है। वो तो सॉल्ट इक्वल हो जाता है, सिचुएशन की बात है। बच्चों अभी टाइम हो चुका है, मैं अगला पढ़ाने में मुझे टाइम लगेगा तो उससे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, और इस क्लास का हैंडआउट भी बनाना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना आज पढ़ाया उसे प्लीज रिवाइज करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल दूं तो धड़ल्ले से आपके सवाल बने। बफर क्या होता है, कैसे पहचान करें, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या बातें हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच विजय बेटा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सब कुछ, ठीक है? क्योंकि अभी थ्योरी और है, सारी थ्योरी बताने के बाद कुछ और एग्जांपल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप सबके पास लिंक जरूर होगा, आपको हैंडआउट लिंक पे मिल जाएगा। ऑलराइट, जिनके पास लिंक है जा सकते हैं, और जिनके पास लिंक नहीं है तो भैया अभी तक क्यों लिंक नहीं है?